हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव आप लोगों का डिसीजन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स, जैसा कि एक चैप्टर समाप्त हो चुका है, अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा चैप्टर होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर नंबर 2। नाम क्या है इसका? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ये हमारा दूसरा चैप्टर है फिजिक्स का। पहला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम एनसीईआरटी बुक से चल रहे हैं, लेकिन हमने इन चैप्टरों को अलग अलग कर दिया है। जो हमारा बेस्ड है वो एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी में जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में थोड़े कम टॉपिक्स थे, मैंने थोड़ा ज्यादा करा दिया है। उसमें एक जो फार्मूला था ये पूरा मैंने प्रूफ कराया था। ये पूरा फार्मूला मैंने प्रूफ कराया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। लेकिन जो अब हमारा यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो एग्जाम में नॉट रिक्वायर्ड मांगता है। इसको क्या करता है? नॉट रिक्वायर्ड मांगता है। मतलब इसको आप डिफाइन ना करिए। आप इसका जो फार्मूला यूज होगा, ऐसा नहीं कि फार्मूला भी हट गया, नहीं। आप इसको डिफाइन, जैसे मैंने पूरा इसको प्रूफ कराया था, वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपके बोर्ड में प्रूफ करने के लिए नहीं पूछेगा। ओके, तो चलिए हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारी हेडिंग भी यही होगी, जो हमारी हेडिंग होगी यही होगी। इसमें क्या होता, उसमें क्या हो रहा था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। वो कैसे हो रहा था कि जब प्रकाश की किरणें आकर किसी माध्यम से टकराती या किसी तल से टकराती, चिकने सतह से टकराती हैं, तो टकराने के बाद वह पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती हैं। इसमें क्या होता है? किसी पारदर्शी माध्यम से चलकर कोई प्रकाश की किरणें, जब तल से टकराती हैं तो अब वापस नहीं जाएंगी, क्योंकि पारदर्शी माध्यम में जा रही हैं। दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब जाती हैं, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाएंगी। उसमें क्या होता था? उसी माध्यम चलती थी, वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती थी। इसमें क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन मतलब निकल तो जाना, लेकिन थोड़ा इधर उधर विचलित हो जाना, थोड़ा अपने पथ से। जैसे ऐसे आ रही प्रकाश बताया था सीधी रेखा में चलती है, तो ऐसे प्रकाश आ रही, तो जब उस तल पर पड़ेगी तो थोड़ा सा रिफ्रेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? उसका अपवर्तन हो जाएगा। ये थोड़ा सा बदल, उसमें क्या हो रहा था? वो आ ही नहीं रही थी, उसी माध्यम में टकराने के बाद वापस चली जा रही थी। और इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा वह जाएगी, माध्यम के पार भी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थोड़ा सा विचलित हो जाएगी। और इतना ध्यान रखिएगा, जितने टॉपिक्स करा रहा हूं, अगर बोर्ड में ना उतरे तब बताना। सारे के सारे टॉपिक्स यहीं से एक तो हेडिंग आपके एग्जाम में जो पेपर बना रहेगा फिजिक्स का, देख लीजिएगा, सारा का सारा यही लिखा रहेगा। चलिए हम इसका हम डिफिनीशन लिखते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। यही हमारी हेडिंग भी होने वाली है। इसमें क्या होता, हम पहले चित्र बना लेते हैं। इसमें ऐसे रहता है, उसमें तो मिरर बना था, इसमें मिरर नहीं। एक माध्यम ए हो गया, माध्यम एक, और ये दूसरा माध्यम हो गया। ये दूसरा माध्यम, ये माध्यम फर्स्ट, ये माध्यम दूसरा। तो ये हमारा अभिलंब हो गया, इसको हम दे देते हैं n1 और इसको देते हैं नाम n2। ओके, ये माध्यम फर्स्ट, ये सेकेंड।
ये अभिलंब खींच दिए, ये तल है, अभिलंब खींच दिए n1 n2। अब प्रकाश की किरणें माध्यम 1 से चलकर माध्यम 2 में जाएंगी। तो ये प्रकाश की किरणें यहां से आई, ये प्रकाश की किरण यहां से आई। अब जब इसमें जाएगी तो इसको तो ऐसे जाना चाहिए ना, सीधे में, लेकिन नहीं, जब एक माध्यम से चलकर प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में आती हैं तो वह थोड़ा सा अपवर्तित हो जाती है, और प्रकाश के किरणों का यही विचलन अपने मार्ग से, मार्ग तो इनका है ऐसे, इनको जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाएंगी, ये थोड़ा सा या इधर विचलित हो जाएंगी या इधर हो जाएंगी। तो इन प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलन होना ही, यही इनका गुण क्या दर्शाता है, अपवर्तन दर्शाता है। एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जब जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं या थोड़ा मुड़ जाती हैं, तो हम इस दशा क्या कह देते हैं कि यह प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो ये यहां से जानी चाहिए, यहां से मुड़ गई, ये यहां से मुड़ गई। ये हो गया हमारा विरल माध्यम, यानी रेरर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। और ये हो गया हमारा सघन माध्यम, अर्थात डेंसर, डेंसर मीडियम। तो एक आई सेम वही रहेगा, ये आपतन कोण हो जाएगा ये। अब यहाँ पर रहता था तो परावर्तन कोण कहलाता था, लेकिन यहाँ पर क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा। तो ये हो गया अपवर्तन कोण। तो इसका जो परिभाषा होगी, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, प्रकाश किरणों का यह विचलन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश किरणों का यह विचलन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये माध्यम एक था, यहां से मान लेते हैं O है, ए बिंदु ए है ये वाला, और
इसे मान लेते हैं हम बी। इसे क्या मान लेते हैं? बी। तो ए प्रकाश की किरणें ओ ए, प्रकाश की किरण आई इस बिंदु से पढ़ने के बाद इसको यहां से जाना चाहिए था, ए ऐसे जाना चाहिए था, ए मान लेते हैं ओपी। इसको ऐसे जाना था लेकिन ऐसे नहीं गई, ए मुड़ गई, यहीं से मुड़ गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई, यहां चली आई। तो यही प्रकाश की किरणों का मुड़ जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। मतलब आने वाली किरण, प्रकाश की आने वाली किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला, अभिलंब के बीच बनने वाले इस कोण को हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और ये हमारी क्या है? आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण है। और ये वाली जो किरण है क्या है? अपवर्तित किरण है। उसमें परावर्तित वो थे, लेकिन इसमें अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है। और ये हमारा क्या है? अपवर्तन कोण है। आपतन कोण क्या हो गया? आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? कि प्रकाश की आने व आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आप अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण हम इसको कहते हैं। अब देखिए एक और बना लेते हैं। इसको M1, इसको M2। अब ये देखिए ऐसे प्रकाश की किरण आई, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, लेकिन ये यहां से मुड़कर चली गई, ये यहां से मुड़कर चली गई। इसे हम नाम दे देते हैं Q, इसे R, इसे S, और इसे T कर देते हैं, इसे S। और ये M1 M2, ये हो गया हमारा अभिलंब, ये आपतित किरण हो गई, ये हो गई अपवर्तित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण। ए बना कोण आपतन और ए बना कोण अपवर्तन कोण। तो इसमें देखिए ये हो गया हमारा सघन यानी डेंसर, ये डेंसर हो गया, और ये हो गया विरल यानी रेयर। तो इसमें देखिए इन दो से आपको मिल क्या रहा है? कुछ देखिए इनमें मिल क्या रहा है, कुछ ऐसा क्या मिल रहा है इसमें? ए मीडियम फर्स्ट हो गया, ए मीडियम सेकेंड। इसमें आप कुछ कॉमनली देख रहे हैं? देखिए मैं दिखाता हूँ। इसमें देखिए ये कैसा था? रेयर मीडियम था, विरल माध्यम और ये सघन माध्यम।
तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, ऐसा तो है नहीं प्रकाश किरण आएगी तो अपने मन का है इधर मुड़ जाएगी, कोई इधर मुड़ जाएगी, जबरदस्ती थोड़ी मुड़ जाएगी। तो जब ये माध्यम से होता है, जब ये माध्यम विरल होगा, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से इसमें सघन माध्यम में जाएंगी तो अपवर्तन के पश्चात ये किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। ये देखिए इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन इधर बन रही है, ये इधर अपवर्तित हो रही। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुकती हैं, तो अभिलंब की ओर झुकती हैं। और इसमें देखिए जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, सघन से जब विरल में जाती हैं तो ये अभिलंब से दूर हटती हैं। ये यहाँ ना, इसको अगर ये विरल होता तो ये यहाँ से निकलती, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं निकली, यहाँ दूर भाग गई हैं। तो जब सघन से विरल डेंसर से रेरर में जाएंगी तो ये दूर हटेंगी, अभिलंब से दूरी जब बनाएंगी। और लेकिन जब ये रेरर से डेंसर में जाएंगी तो ये क्या करेंगी, नजदीक आएंगी, इसके पास से होकर जाती हैं। तो अभिलंब की ओर झुकती है कब, जब रेरर से डेंसर में जाती है प्रकाश की किरण, और जब डेंसर से रेरर में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो हम नोट करके लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, सघन में जाती है तो अभिलंब, तो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुकती है। अभिलंब की नोट नंबर फर्स्ट। अब दूसरा क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती हैं। तो इसको आप, ये दूसरा नोट आप अपने से लिख लीजिएगा, यही सघन से विरल में जाती हैं, अभिलंब से दूर हटती हैं, अभिलंब से दूर हटती हैं। हो गया। ये दोनों जो चित्र हैं इनको आप बना लीजिए, ये दो के दोनों। अब आगे देखिए, अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण काज ऑफ रिफ्रैक्शन, काज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके कारण क्या होते हैं, इसका मेन कारण ये है
कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की विभिन्न चाल का होना, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का विभिन्न चाल का होना। जैसे प्रकाश देखिए निर्वात में 3 × 10⁸ मैंने लिखाया था 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड के वेग से चलती है निर्वात में, और वायु में कैसी चलती है 2 × 10⁸। सीधा का सीधा एक घट गया, 3 से 2 हो गया। तो यही कारण है इनका कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न होना। तेज प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में धीमे हो जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें आप तीव्र वेग से जा रहे हो तो कुछ चीजें उतना आपको उतना प्रेशर आप डाल के हटा नहीं पाएगी फोर्स डाल के, लेकिन आप जब धीरे धीरे जा रहे हैं तो वहां आपको थोड़ा सा भी धक्का दे दिया जाएगा तो आप उस रास्ते से थोड़ा पथ भ्रमित हो जाएंगे, थोड़ा सा मुड़ जाएंगे। तो यही कारण होता है कि अगर चाल समान रहे हर माध्यम में तो अपवर्तन ना हो। अगर हर माध्यम में प्रकाश की चाल समान रहे तो अपवर्तन हो ही ना, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। हर माध्यम में प्रकाश की चाल समान नहीं होती है, और प्रकाश की चाल जब समान नहीं होती तो यही कारण है कि अपवर्तन होता है। तो हम इसमें लिख देंगे क्या कारण है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना। एग्जाम्पल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, लेकिन वायु में 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, बट in the air 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। यही कारण है प्रकाश की चाल जब भिन्न हो जाती है माध्यमों में, धीमे हो जाती है, एक माध्यम में तेज गई तो हाँ उसको इफेक्ट नहीं डाल पाया, लेकिन जब अपवर्तन हुआ तो उसका जो चाल थी वो धीमे सी हो गई, और धीमे सी हो गई तो उस पर इफेक्ट डाल दिया और वो थोड़ी सी मुड़ गई। और प्रकाश की किरणों का यही थोड़ा सा मुड़ जाना ही अपवर्तन कहलाता है। अपने मार्ग से ऐसे जा रही, यहाँ पर पड़ी, यहाँ से थोड़ा सा मुड़ गई और जाना इसको यहाँ था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ जाना था ये इतना मुड़ गई तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कि इसका रिफ्रैक्ट हो गया। यहाँ इस माध्यम में प्रकाश की चाल धीमी पड़ गई, इस माध्यम में तेज थी, इसे हम निर्वात कर लेते हैं, और यहाँ इसे हम वायु कर लेते हैं। तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल धीमे हो गई, इस माध्यम में तेज थी, यही कारण है कि यह रिफ्रैक्ट हो गया, नहीं तो ये रिफ्रैक्ट ना होता। इन प्रकाश की चालों का जो मान है विभिन्न माध्यमों में भिन्न होना ही इसको रिफ्रैक्ट करता है, ना तो इसका रिफ्लेक्शन ना होता। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे की ओर हम चलते हैं, इसका नियम देखते हैं। सेम वही ला है, थोड़ा सा नियम चेंज है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का। लॉ ऑफ
रिफ्रैक्शन अपवर्तन के नियम। नंबर फर्स्ट, आपतन कोण लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नंबर फर्स्ट, अपवर्तन के नियम। ऊपर लिख लीजिए, अपवर्तन के नियम। सब एनसीईआरटी चल रहा है, इतना ध्यान रखिए, टोटल एनसीईआरटी है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हिट करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपतन किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है, किसी भी दो माध्यमों एवं एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। का अनुपात एक नियतांक होता। अब आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, यही तो बनाए थे, ये थी आपतन कोण आई।
और ये परावर्तन को अपवर्तन कोण थीआर, तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट अर्थात साइन आई अपान साइन आर नियतांक, नियतांक यहां लिख लीजिए, इसे नोट करके लिखिएगा, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियतांक का हम यानी आर ए म्यू ये लिख सकते हैं। ये क्या होगा? एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है, इसे हम ये कह सकते हैं। क्या है? अपवर्तनांक। किसके? ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है? अपवर्तनांक है। तो इसे हम ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया किन्हीं दो माध्यम, दो माध्यम हो, प्रकाश का जो रंग हो एक ही हो, एक ही प्रकाश जा रही हो, मतलब ये नहीं एक पीली रंग की प्रकाश जाए एक नीले रंग की, नहीं, प्रकाश एक ही रंग के प्रकाश के आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, साइन आई साइन आर इस नियतांक के बराबर हम एन या फिर म्यू लिख सकते हैं, जिसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और नोट करके लिख लीजिएगा, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आएगा स्नेल का नियम क्या है, या फिर स्नेल के नियम का फार्मूला बताइए। तो साइन आई अपान साइन आर बराबर कांस्टेंट लिख लीजिए, या फिर साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एन लिख लीजिए, या फिर म्यू लिख लीजिए। इसे क्या पढ़ते हैं? म्यू या मोहो। क्या लिखते हैं? म्यू या फिर मोहो। तो चलिए आज का हम यही क्लास अपना सेशन समाप्त करते हैं। अगले सेशन में आएंगे तो हम कुछ नए टॉपिक्स को लेकर आएंगे, जो इसमें एनसीईआरटी में जो है पूरा टोटल एनसीईआरटी कराऊंगा। टोटल जो कुछ भी एनसीईआरटी में है टोटल उन्हीं टॉपिक को पकड़ते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे। 2-3 दिन में चैप्टर खत्म होगा, इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा, अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। ध्यान रखिएगा, शुरू में मैं बताया था कि इसमें 4 थे, एक टेलीस्कोप बताया था, एक माइक्रोस्कोप, टेली एंड एक माइक्रोस्कोप बताया था। ये दो के दोनों आपके टॉपिक से हटा दिए गए हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको मैं नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं। आप जब इंटर में जाओगे 12th में तो आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ आपके एनसीईआरटी में 10th में इसको हटा दिया गया है। ह्यूमन आई बल्कि है, ह्यूमन आई जो चैप्टर है वो है। अब इसमें बचता, इसमें लेंस रहेगा, उत्तल लेंस अवतल लेंस, उससे बनने वाले प्रतिबिंब कैसे, जैसे अब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण प्रतिबिंब बने थे, वैसे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनेंगे। ओके, उनमें भी यही फार्मूला या फोकस दूरी बराबर फार्मूला और मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन सेम वही पूरा का पूरा चलेगा। 2-3 दिन में ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, तब हम चलेंगे ह्यूमन आई, उसके बाद हम पहुंच चलेंगे करंट अर्थात विद्युत में। तो मैं आपके बोर्ड की एग्जाम से पहले पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर दूंगा फिजिक्स का। ओके, चलिए हम अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और चैनल को लाइक करिए, अच्छा लगे तो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्त यार के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू।